हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ। जैसे डिपार्टमेंट ने रिटर्न प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया है और रिफंड भी इशू करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास भी इंटीमेशन आया होगा अंडर सेक्शन 143(1) का। तो जो इंटीमेशन आया है उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसमें चेक करेंगे कि कुछ गलती होंगी तो उसको कैसे पकड़ें, और गलती होंगी तो लास्ट में मैं बताऊंगा क्या क्या आपको वो चीजें करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो चलिए, तो सबसे पहले आपके पास ये इंटीमेशन आया होगा जहां पर अंडर सेक्शन 143(1) के तहत इन्होंने इंटीमेशन इशू किया होगा। यहाँ पर आपकी एंटिटी का नेम होगा, फोन नंबर होगा, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, ये नॉर्मल चीजें हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये अभी हिंदी का पार्ट है, हिंदी का है। अगर हिंदी में समझना है हिंदी में, क्योंकि डिपार्टमेंट दोनों में शेयर करता है, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं डायरेक्टली इंग्लिश पे पहुंच जाता हूँ। जैसे दोस्तों ये इंग्लिश का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो इंग्लिश के पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, एंटिटी का नाम दिया हुआ है, फुल एड्रेस दिया हुआ है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपके आईटीआर में आपने फिल की होंगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने आरओआई फाइल की होगी, उस आरओआई की एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है उसका होता है। और यहाँ पर जो भी आपका बता देता है यू हैव अ रिफंड और डिमांड नॉट ड्यू, अगर रिफंड ड्यू नहीं होता है तो यहाँ पे लिख के दे देता है। जैसे यहाँ पे 28 लाख का मेरा रिफंड बना था, तो उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पर उसकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, कंपनी हुआ या इंडिविजुअल हुआ। मैं कंपनी के लिए बता रहा हूँ, तो कंपनी के लिए पूरा एक्सप्लेन ही पूरा डिटेल्स में ही रहेगा। तो इंडिविजुअल का भी सेम होता है एज इट इज, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम होगा सबके लिए। जैसे यहाँ पे सबसे मेन होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर में वो चीज जो आपकी इनकम दिखा रखा होगा, और रिपोर्टिंग हेड में किस हेड में आपने उसको शो किया होगा, या कोई भी आपने इनकम शो की है या कोई भी कुछ भी किया है वो हेड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पे, जब आपने आरवाई फिल की थी उस टाइम पे जो आपने डिटेल्स दी है ये वहां पर होगा। और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1) मींस जो डिपार्टमेंट के पास एज ऑन डेट जो उनके पास डिटेल्स होती हैं उसको वेरीफाई करते हैं अपनी रिटर्न से, और वो उनके पास जो रिकॉर्ड में होती हैं वो इस लाइन में दिखेंगी आपको। तो यहाँ पर एक दो कॉलम दी हुई है, एक आपके अकॉर्डिंग जो आपने इनकम दिखाई है, और एज पर सामने जो अंडर सेक्शन 143(1) जो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में और डिपार्टमेंट ने आपको शो की है कि देखिए हमारे अकॉर्डिंग इतना बन रहा है। तो सिंपली आपको ये दो कॉलम दिए होंगे, ये आपको कंपेयर करने होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुई होगी, उससे सिंपली आप ये चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई होगी, आपका जो भी इंटरेस्ट बना होगा यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, और आपने जो टैक्स पे किए होंगे वो यहाँ होगा, और जो रिफंड के डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा जो आपको रिफंड मिला होगा। और इसका ब्रेकअप जो होगा उसका नीचे होगा, तो ब्रेकअप के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर पूरा ब्रेकअप में दिखाएगा हेड ऑफ इनकम में यहाँ पे आपकी सारी इनकम दिखा देगा। पीजीबीपी की इनकम आपकी कितनी है, कैपिटल गेन की कितनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई वेरिएंस नहीं है। अगर वेरिएंस होता है रेड में आ जाता है। जनरली आपको चेक करना होता है, जैसे यहाँ पीजीबीपी मेरा यहाँ 49 करोड़ का अमाउंट दिख रहा है, और एज पर इंटीमेशन भी 49 करोड़ का है। कैपिटल गेन का भी सेम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी सेम है, और जो टोटल हेड की जो मेरी इनकम आ रही है, या टोटल हेड का अगर किया जाए 58 करोड़ मेरा दिख रहा है, उसमें कोई लॉस नहीं है। और जो करंट ईयर का लॉस है वो यहाँ पर है। और ये सब चीजें आपको इस तरीके से वेरीफाई करनी होती है। तो जनरली जो आपने यहाँ पे दिखाया है वो, और जो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है वो। तो यहाँ पर ये मेरे इस केस में ज्यादा कुछ ट्रांजेक्शन है नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा ब्रेकअप दे दिया जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, सरचार्ज कितना बना, सेस कितना बना, और टैक्स पेबल डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बना, और आपने जो कैलकुलेट किया वो कितना किया। अगर 10-5 रुपए का डिफरेंस होता है वो कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो भी राउंड ऑफ का रीजन होता है, उसका कोई आपको उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ग्रोस पेबल आ गया कि ग्रोस पेबल आपका कितना बना। जो टैक्स पेबल था हमारे अकॉर्डिंग भी सेम था, बस 1-2 रुपए का डिफरेंस था, तो वो नॉमिनल होता है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नेट टैक्स लाइबिलिटी देखिए, उसके अकॉर्डिंग भी सेम एज इट इज आ रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग भी आ रहा है। उसके बाद अगर टू इंटरेस्ट लगाया इसने 1,52,000 का, और हमारे अकॉर्डिंग भी इतना बना है, 2-3 रुपए का डिफरेंस है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो भी हमारे टीडीएस कटे हुए होते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गया, और रिफंड आ गया है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स इनकम टैक्स रिफंड का यहाँ पर आ गया है। दोस्तों आपके लिए एक एक क्वेश्चन है। सपोज कीजिए डिपार्टमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट देती है अंडर सेक्शन 244(a) का। अब आप हम मुझे इस केस में बताइए कि यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 7 करोड़ 21 लाख की थी, और रिफंड जो मिला है ये 28 लाख का मिला है, इसको 234(a) का इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, रीजन क्या है। उसके अब चलते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं था। अब चलते हैं जिसमें कुछ मिसमैच होता है उसमें चलते हैं। दोस्तों ये मैंने दूसरी कोई एंटिटी का यहाँ पे इंटीमेशन लिया है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि इसमें कुछ इश्यूज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे
एज इट इज जो टोटल इनकम में ब्रेकअप में नीचे ही आ जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे पीजीबीपी की इनकम सेम है, उसके बाद कैपिटल गेन की भी सेम है, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की भी है वो भी सेम है, और जो लॉस वॉस वगैरह है वो भी एज इट इज है। अब इसमें देखिए इशू क्या किया है। यहाँ पे नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट का 234 सी का उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो कैलकुलेशन उनके डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और डेट ली है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और थी। तो यहाँ पे देखिए टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस आ गया है, जो डिफरेंस मतलब 1 लाख के समथिंग बन रहा है। उसके बाद देखिए एडवांस टैक्स सेम है, और यहाँ पर देखिए टीडीएस का कुछ इशू दिया है। यहाँ पर देखिए टीडीएस हमारे अकॉर्डिंग 4,74,00,000 का था, जिसमें कि डिपार्टमेंट ने सिर्फ 4,56,000 का दिया है। अब इसका रीजन रीजन क्या है और इसका एक्चुअल रीजन क्या है। जैसे टीडीएस का है, टीडीएस का यहाँ पे क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाले, यहाँ पर एक ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर बताएंगे कि जिस 10 के परसेंट में आपने डिटेल्स दी हैं, सबमिट की हैं, उसके परसेंट में आपने जो क्लेम किया है वो इतना किया है, और जो उस 10 में बचा हुआ अमाउंट है वो या इस कॉलम में आएगा अमाउंट ऑन टीडीएस मैच, मतलब कि जो आपने क्लेम किया है उसके उस 10 पर कितना अमाउंट पड़ा था और कितना मैच हुआ है और कितना यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो जो आपके उस 10 पर अमाउंट होगा उसको तो आपको क्रेडिट दे देंगे, लेकिन जैसे आपने 2,79,000 का क्लेम किया था, जिसमें से 83,000 का उसमें सिर्फ क्रेडिट पड़ा था जो आप क्लेम करते हैं टीडीएस को, उसके बाद 195 का उसने कम कर दिया, मतलब हमारी जो डिमांड थी या रिफंड था उसको कम कर दिया है। अब इसमें कई सारी एंट्रीज थी, जो भी ए टू जेड रीजन कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जिसमें डिमांड आती है। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये पुराना इंटीमेशन है। नए इंटीमेशन में कोई भी जितने मेरे पास आए अभी उसमें कोई इशू नहीं आया है, लेकिन जिसमें इश्यूज थे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम चीजें ही होती हैं करंट ईयर के इंटीमेशन में भी और प्रीवियस ईयर इंटीमेशन में भी, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो चीजें कैसे पकड़ते हैं, किस तरीके से डिटेल्स आती हैं, वो यहाँ पर ईजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपका वहाँ पर रिफंड आया था, यहाँ पे आया यू हैव डिमांड। अब फॉर ए वाई यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ डिमांड इतना निकाल दिया है, मतलब डिपार्टमेंट ने इतना 16 करोड़ का टैक्स पेबल बना दिया है, जो एसएससी को या एज जैसे मेरे पास इंटीमेशन आया, मैं कंपनी हूं तो मुझे पे करना है। इस केस में मैंने रिफंड क्लेम किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिमांड क्रिएट कर दिया। अब वो किस तरीके से किया है वो चलिए नीचे एक्सप्लेन देखते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें, रिटर्न डिटेल्स यहाँ पे जो आपके एक्नॉलेजमेंट में आती है वही सब चीजें, कि आपने क्या रिज्यूम किया है, टोटल इनकम क्या थी आपकी, उसके बाद जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी कितनी बनी, कोई इंटरेस्ट बना होगा जो डिपार्टमेंट 234 सी ए बी का जो भी बना होगा यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया, कुछ टैक्स पेबल किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर टैक्स पेबल का जो नेट पेबल रिफंड जो भी बन रहा होगा वो यहाँ पर आ जाता है। अब इसका ब्रेकअप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। जैसे पीजीबीपी की इनकम हमारे अकॉर्डिंग ये 81 लाख करोड़ का था, उनके अकॉर्डिंग भी सेम था। कैपिटल गेन भी उन्होंने सही निकाला है, एज इट इज निकाला है। उसके बाद अदर सोर्स की भी इनकम उन्होंने ठीक निकाली है, और कुछ टोटल हेड की यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया है। और करंट ईयर का जो लॉस था, जो लॉस है वो यहाँ पर एज इट इज द सेम है, कोई इशू नहीं है। अब इशू यहाँ पर आता है, हमने कुछ डिडक्शन ली थी चैप्टर 6A की। अब क्या किया है, जो एटीआईए की डिडक्शन होती है वो हमने ली थी, यहाँ पे 81 करोड़ की हमने डिडक्शन ली थी। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने वो डिडक्शन नहीं दी, सिर्फ यहाँ पर पार्ट बी की कोई चैप्टर ए की डिडक्शन थी, जो 80G की डिडक्शन ली थी, बस वो डिडक्शन यहाँ पे मुझे दिख रही है। बाकी जो 4th A में एटीआईए की डिडक्शन ली थी, डिपार्टमेंट ने वो डिडक्शन नहीं दी, हमने डिडक्शन क्लेम की थी, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है, हमने 81 करोड़ की डिडक्शन क्लेम की थी, उसके बाद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर निकाल दी, हमारे अकॉर्डिंग आई थी 1,50,00,000 की, और उनके अकॉर्डिंग जो एटीआई की डिडक्शन नहीं दी तो 82 करोड़ की उन्होंने टोटल इनकम निकाल दी है। अब इसमें जितने भी हमने टैक्स पेबल किए होंगे, कुछ भी डिडक्शन ली होगी, हमने तो कम दिखाया होगा क्योंकि हमने एटीआई की डिडक्शन ली है। अब उन्होंने नहीं दी, उस पर टैक्स पेबल आ जाएगा। जैसे अ, यहाँ पे यहाँ पे ये सब चीज आ गया, डीम्ड इनकम। अब सब में ये गैप निकलेगा, एक चीज की वजह से सारी हमारी टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स पेबल सब चेंज हो जाएगा। बाकी सब यहाँ 115 JB जो मैट वाला है, मैट वाले में कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल प्रोविजन में एटीआई की डिडक्शन लेते हैं। 115 JB में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। उसके बाद पेबल में आएंगे, यहाँ पर देखिए हेल्थ एजुकेशन सेस सब में इसमें डिफरेंस आ गया है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा था, अब वहां पर कितना उन्होंने बना दिया है। सेस में भी इश्यूज आ गए और ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटीज में भी डिफरेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पर सब चीजें बढ़ गई, और हमारा 234 बी का भी इंटरेस्ट लगाया, 234 सी का भी लगाया, हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 4 लाख का था, उसने बहुत ज्यादा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांस टैक्स भी हमने पे किया, हमारे अकॉर्डिंग हमने जो टैक्स पे किया था उसमें सारा एडजस्ट हो गया था, कोई रिफंड नहीं बन रहा था। और उनके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ है,
उनके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड बन चुकी है, उस पे इंटरेस्ट लगाया, नेट पेबल जो डिमांड बनी 16 करोड़ की यहाँ पर उन्होंने निकाल दी है। अब कब उन्होंने दे दिया है, ये चैप्टर ATIA की डिडक्शन हमने यहाँ पे ली थी, उसका डिफरेंशियल यहाँ पे निकाल दिया है, और ATG की डिडक्शन हमने यहाँ पे ली थी, वो उन्होंने दे दी है 50% जो भी हम पे करते हैं। और कुछ नीचे 115 JB की यहाँ पर मैट की जो कंपटीशन उन्होंने बनाई है, उसमें कोई इशू नहीं था, वो एज इट इज निकाल दिया। और वहाँ पर कुछ डिमांड थी, डिमांड के लिए उन्होंने पूरा दिखा दिया कि किस तरीके से पे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी इंटीमेशन आता है उसको कैसे समझते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे इश्यूज करते हैं। अब देखिए जैसे इस केस में डिमांड आई थी, और इसमें क्या है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन का स्कोप है, हम इस इंटीमेशन को रिप्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट को फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ATIA की डिडक्शन ली है हमने, कोई भी A to Z रीजन हो सकता है या कोई भी एरर हो सकता है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को फीच नहीं हुई थी उसकी डिटेल्स, अब फीच होगी तो आप उसको रिप्रोसेस कर सकते हो। अगर लगता है कि आपने सही किया है और डिपार्टमेंट के पास कुछ एरर की वजह से वो नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप इसके परसुएंट में रेक्टिफिकेशन डालिए और CIT में भी चले जाइए। आपकी डिमांड आई है, CIT में भी जरूर जाइए, क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ था कि हमने डिमांड पे नहीं की थी, हमने रेक्टिफिकेशन डाला, लेकिन एओ ने क्या किया, इसमें रिकवरी स्टार्ट कर दी, और कुछ दिन बाद इसका बैंक अटैच कर दिया था। तो बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि डिमांड अगर उसने डिटरमाइन कर दी है और आपने रेक्टिफिकेशन में डाला हुआ है, तो वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जुडिशनल ऑफिसर आपकी रिकवरी जरूर करेगा, आपको टैक्स पेबल जरूर देना ही पे करना ही होगा, जो भी रिकवरी करनी होती है। क्योंकि अगर आप CIT में चले गए इसके परसुएंट में, तो आप 20% देके आप रिलीफ ले सकते हो, CIT में जा सकते हो, जो एओ होगा वो रिकवरी नहीं करेगा। तो सिंपली इसमें ऐसा ही है। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि असेसमेंट होता है, असेसमेंट का ऑर्डर आता है, उसके परसुएंट में किस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर चलता है, कितने दिन में आप CIT फाइल कर सकते हो, ITET कर सकते हो, क्या रूट होते हैं, जैसे DRP का रूट होता है, कितने टाइम में कंप्लीशन